हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालयन जुडिशल कोचिंग इंस्टीट्यूट। दिस इज मी डी आर पुजारी। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विस प्रीलिम एग्जाम जो कि 2 मार्च 2025 को हुआ, उसकी आंसर की के बारे में। उसमें सॉल्व करेंगे सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ। और डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन है, किस क्वेश्चन में डाउट है। और आपको एक स्टिक विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सिविल लॉ 1। अभी तक आपने आंसर की अपने चेक कर भी लिए होंगे, बट आपको क्यों देखनी चाहिए कि बिकॉज विद एक्सप्लेनेशन हमने ये रेडी कर रही है और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी फाइनल जो आंसर की है वो आपका HPPSC में भी आज आप अपलोड कर दे वेबसाइट पे। तो 1-2 दिन में हो जाएगी अपलोड। बट फिर भी एक स्टूडेंट के अंदर रहता है कि वो पहले आंसर अपने चेक करे, ताकि अब प्रेपरेशन की हिमाचल के लिए मेंस के लिए बहुत कम टाइम रहता है। जैसे कि उन्होंने टेंटेटिव डेट रखी है कि आपका जो लास्ट वीक ऑफ द मार्च है, तो 2025 के आसपास डेज है आपके पास एज पर द जो एडवर्टीजमेंट है। मे बी अप्रैल फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, और एंड 28 मार्च से भी आपका मेंस स्टार्ट हो सकता है। तो आपको आंसर की देखनी है, अपने इवेलुएट करना है और अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो जिससे आपको इजी हो जाएगा किस तरह से इवेलुएट करना। तो सबसे पहले हम जो ये मेरे पास जो सीरीज है वो ए सीरीज का मैंने टेस्ट पेपर लिया। ये सीरीज का है सिविल लॉ 1। सिविल लॉ 1 में हम यहाँ पे सिंपल सीधे आंसर, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, आपको आंसर देखना है, मतलब प्लस ये एक्सप्लेनेशन के साथ है। अगर आप इनकी PDF चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे जो यहाँ पे नंबर है 7070185818 पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। और या फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ये तीनों PDF आपको मिल जाएगी, सिविल लॉ 1, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ 2 की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। With reference to the CPC, consider the following statement. A decree conclusively determine the right of the parties. This option is also correct. No preliminary decree can be passed merely to decide the maximum profit. When a profit, where when no appeal is preferred, तीनों correct है यहाँ पे। D या option यहाँ पे सही रहेगा, appropriate जो आंसर रहेगा इसका। Then, which of the following provision of the CPC provide definition of judgment? Simple direct से क्वेश्चन था आपका। यहाँ पे B ऑप्शन आपका सही रहेगा। 2 clause 9 एक्सप्लेनेशन देख लेना आपने, डायरेक्ट से ही है। देन थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स या फॉलोइंग मैचिंग द, ऐसे क्वेश्चन काफी आपको मिल जाएंगे HP जुडिशरी के पेपर में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ये भी आपका मैचिंग वाला है, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कॉज यहाँ 8 से है आपका प्लेस ऑफ कॉम्पनसेशन, 18 आपका ऐसे भी आपका ठीक है, डिफरेंट कोर्ट है। देन यहाँ पे ऑब्जेक्शन जहाँ पे अनसर्टेन है वो 18 से रिलेटेड है जो सेक्शन का, ऑब्जेक्शन जो सेक्शन 21 है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। ए जर्नलिस्ट, ये जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन 19 की इलस्ट्रेशन से बिल्कुल डायरेक्ट आया था CPC से। तो ए जर्नलिस्ट रिजाइडिंग इन चंडीगढ़ मेक अ डेफामेटरी स्टेटमेंट टू बी रिजाइडिंग इन लखनऊ, बी मे फाइल सूट एट आपका सी। देखो काफी बार जब आप एग्जाम देखो, जिसने हमारे मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ठीक है, या फुल मॉक टेस्ट किए थे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो वहाँ पे बिल्कुल सिमिलर थे, बस फैक्ट इनके चेंज कर दिए। यहाँ पे ए जर्नलिस्ट रिजाइडिंग चंडीगढ़ डाल दिया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आपके मैच थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ए सूट इज said टू बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट ऑफ, आपका कब कब होता है, जब आपका डुप्लीकेट, तो ऑर्डर 4 से क्वेश्चन था डायरेक्ट। ठीक है, वी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। सेक्शन 7, ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम से चलता हूँ ताकि आपको अपना अप्रोप्रिएट आंसर भी ढूंढ पाओ अपने क्वेश्चन सीरीज में। जिसका ए है उसके लिए तो बेस्ट है, जिसका VCD है उसको थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, CPC जजमेंट ऑफ द जो कंटेन स्टेट ऑन फैक्ट है। जजमेंट कंटेन स्टेटमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जजमेंट कंटेन डिटर्मिनेशन ऑफ द रीजन। देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इस पे डाउट है। मे बी ठीक भी हो सकता है, बट ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। अब मैं इसके रीजन, डाउट का रीजन क्यों डाउट है उसका रीजन भी बताऊंगा। तो यहाँ पे
सी मैंने रखा है इसका ऑप्शन कि सी इसका सही है। डी भी हो सकता है, बट थोड़ा सा आंसर की आने दो किस तरह से उसका होगा। अब देखो, जब अब ये ऑर्डर 20 रूल 4 से क्वेश्चन है, जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट एंड देन जजमेंट अदर कोर्ट्स। जजमेंट अदर कोर्ट्स में क्या है, कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट। ये कंसाइज स्टेटमेंट की बात कर रहा है, फुल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा है। और आपका यहाँ पे क्या, जजमेंट कंटेन स्टेटमेंट ऑन फैक्ट। अगर तो वो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो समझ गया कि स्टेट ऑफ फैक्ट मीन्स आपका केस की स्टेटमेंट की बात कर रहा है। बट कंसाइज वर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मे बी यहाँ डाउट हो सकता है इस क्वेश्चन पे। तो इसको आप, मेरे अकॉर्डिंग अभी सी है, चलो ठीक, सी लगा लो। बट मे बी आंसर की, लेट्स सी तक आंसर की में क्या आता है वो हम देखेंगे आंसर की के अकॉर्डिंग। बट अकॉर्डिंग टू, अगर रूल के अकॉर्डिंग जाए ऑर्डर 20 रूल 4, तो सी ही रहेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द consequence इन द मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सीपीसी। क्लियर क्वेश्चन था कि आपका सूट कैन नॉट बी, डिफीट वर्ड लिखा होगा आपके सेक्शन में, सॉरी ऑर्डर रूल में, तो वहां पे डिफीट, डिफीट का मतलब नॉट डिसमिस्ड। बट अगर नेसेसरी पार्टी होता तो मैं डिसमिस हो सकता था, बट यहाँ पे नेसेसरी पार्टी नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा। Next, ninth question. With reference to the CPC, consider the following statements. There is no explicit provision for consolidation of suit. क्लब टुगेदर करने का कोई प्रोविजन नहीं है सीपीसी में, कहीं पे भी कोई प्रोविजन नहीं है। करेक्ट है। अप्रोप्रिएशन, appropriate court can do consolidation of suit by transferring the suit file in different jurisdiction, yes, discretion power of the court है। और इनहेरिट पावर भी कोर्ट के पास है। तो ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है। प्लीडिंग मींस, अब प्लीडिंग का ऑर्डर 6 रूल्स 1 के अकॉर्डिंग आप जब प्लीडिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था कि आपका प्लेंट और रिटर्न से, देखो आपको वेरेक्ट के अकॉर्डिंग जाना है तो यहाँ पे ऑर्डर 6 रूल 1 में जब देखोगे बाद दो ही चीजें मेंशन है, प्लेंट और रिटर्न स्टेट, तो अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा रहेगा, डी। रेप्लीकेशन भी होता है, बट रेप्लीकेशन कहीं पे ना तो डिफाइन है ना मेंशन है। ठीक है। तो ऑर्डर 6 रूल 1 के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही रहेगा। Plaintiff files to a plaint against X by Z implicating together which of the following is or are authorized to do the verification of the written statement under order 6 rule 15 of the CPC। देखो, एक भी कर सकता है, सारी पार्टीज भी कर सकती है, और एनी अदर पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस भी कर सकता है। इसके लिए आप प्रोविजन देख लेना, डी ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा। तो एक बार प्रोविजन देख लो, ऑर्डर 6 रूल 15, save otherwise provided by the any law for time being in force, every pleading shall be verified at the foot by party। पार्टी हो गया, पार्टी ऊपर एक्स वाई जेड, ठीक है, बाय एनी वन ऑफ पार्टीज, कोई एक या सारे, और बाय सम अदर पर्सन प्रूव टू बी सेटिस्फैक्शन कोर्ट एक्वेंटेड विद द फैक्टर्स। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज 12 क्वेश्चन, जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इसको एक बार देखना। while filing the written statement which of the following can be made part thereof। तो सेटअप भी कर सकता है, क्लेम भी कर सकता है, तीनों को आप, क्योंकि आप सेटअप, डिफेंडेंट का डिफेंस रहता है, वो अपना सेटअप भी क्लेम कर सकता है रिटर्न स्टेटमेंट में। प्लेंटिव भी, सॉरी, काउंटर क्लेम को भी वो वहां पे क्लेम कर सकता है अगेंस्ट द प्लेंटिव। ठीक है, तो दोनों सी रहेगा यहाँ पे। द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर देखते हैं। वेयर द डिफेंडेंट अपीयर एंड द प्लेंटिव डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग ऑफ द। देखो, ऑर्डर ऑर्डर 9 रूल 8 से क्वेश्चन था डायरेक्ट। ठीक है। डीआईडी जिसको हम बोलते हैं, प्लेंटिव अपीयर नहीं और डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है। तो डिसमिस द सूट इन डिफॉल्ट, यस। पास अ डिक्री टू द एक्सटेंड द डिफेंडेंट एडमिट एनी क्लेम। अगर मान लो डिफेंडेंट कुछ क्लेम करता है, कुछ एडमिट, मान लो 1 लाख की डिग्री वो 50,000 क्लेम करता है, तो हम उसी एक्सटेंड तक डिग्री पास करेंगे यहाँ पे। बट थर्ड ऑप्शन ऑप्शन देखो, इन केस पार्शियल एडमिशन ऑफ प्लेंटिव्स क्लेम शेल पास अ डिग्री और एंटायर क्लेम। तो एंटायर पे डिग्री पास नहीं होगी, जितना उसने एडमिट किया उस पे ही वो क्लेम होगा, डिग्री पास होगी। तो यहाँ पे 1 एंड 2 करेक्ट, 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा, ए। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ऑर्डर 8 रूल 9 में ये दे रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ मेंशन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी डील्स विद अल्टरेशन ऑफ इशू ऑलरेडी फ्रेम। तो मतलब अल्टरेशन हो सकता है, यस। ऑर्डर ऑर्डर 14 रूल 5 है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बेरेक्ट से ही आया था। ठीक है। देखो, लास्ट टाइम भी बेरेक्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन थे सीपीसी के, ऑर्डर के डायरेक्ट टाइटल पूछा था, इस बार भी ऐसा ही है, सेक्शन भी है, टाइटल भी है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज नोटिस फॉर एडमिशन केस
इन ऑर्डर 12 कैन बी गिवन। देखो इस पे भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है नोटिस फॉर एडमिशन ऑफ केस, मतलब श्योर नहीं हूं बट लग रहा है। अभी तो डी आप कर सकते हो इसका, ऑल अप अबव, पार्टी थ्रू प्लीडिंग। लेकिन ऑर्डर 12 रूल 1 में जब आप देखोगे तो वहां पे एनी पार्टी टू सूट में गिव नोटिस बाय हिज प्लीडिंग, तो एनी पार्टी की ही बात की गई है, और अदरवाइज इन राइटिंग, और अदरवाइज इन राइटिंग दैट ही एडमिट द ट्रूथ ऑफ द होल इन एनी पार्ट देयर ऑफ केस, और ऑफ एनी अदर पार्टी। ठीक है, बट हो सकता है ये चारों यहाँ पे करेक्ट हो, क्योंकि फॉर्म भी दे रखे हैं, बट लेकिन जो फॉर्म नंबर दे रखे हैं आगे जो ऑर्डर 12 रूल में, तो वो एडमिशन डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग है। यहाँ तो एडमिशन ऑफ केस की बात की गई है, तो ए बी हो सकता है यहाँ पे। अगर हम ऑर्डर 12 रूल 1 के अकॉर्डिंग जाए, ए ऑप्शन आ जाएगा, या मे बी वो डी भी डाल सकते हैं। तो जिसने डी भी लगा वो भी यहाँ पे अभी होप रख सकता है, ए बी। ठीक है, बाकी एक बार आंसर की जाने दो, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो कुछ क्वेश्चन का इस तरह के। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, ये मैचिंग वाला था, तो इसमें सिंपल है, बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 1 and 3। कॉस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट 36 में नहीं है, वो 34 में है, तो ये बीच वाला रॉन्ग हो जाएगा। एंड कॉम्पनसेशन ये 35A में। तो 1 and 3 यहाँ पे करेक्ट है, तो डी बी ऑप्शन सही रहेगा। द नेक्स्ट भी बिल्कुल इजी था, कि आपका जो सेक्शन 27 है सीपीसी में, वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, a summon may be issued to the defendant to appear and answer the claim and may be served on such day on beyond कितने दिनों के बाद, मतलब आपका 30 days। सिंपल डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। सबका मैक्सिमम का ठीक होगा ये। देन प्रिसिप्ट, सिंपल है कि प्रिसिप्ट कहाँ पे दे रखी है, तो प्रिसिप्ट आपका बी ऑप्शन था 46 में। एंड देन अंडर अंडर द सीपीसी विद रेफरेंस टू द एग्जीक्यूशन डिक्री अगेंस्ट द जजमेंट डेटर। देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्शली है एक, इसमें बीच में आपका जो ऑप्शन है, हिज प्रॉपर्टी कैन बी अटैच, यस राइट है। द जजमेंट डेटर अदर देन वुमेन में बी अरेस्ट। देखो अगर आप 55 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जाओगे, देखो 55 क्लॉज 1, जजमेंट डेटर मे बी अरेस्टेड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एट एनी आर ऑन डे। ठीक है, तो जजमेंट डेटर कोई भी हो, चाहे वुमेन हो, एक्सेट्रा। बट अगर आप सेक्शन 56 देखोगे, फिर 56 में वुमेन को एग्जम्प्ट किया गया है, लेकिन मनी डिक्री। तो यहाँ पे पर ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मनी डिक्री की बात करे, वो किस डिक्री की बात करे। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तब तो हो सकता है वो इसको करेक्ट भी कर ले, लेकिन ये पार्शियली करेक्टेड है, जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर सकते हैं आप। बट यहाँ पे अदर देन वुमेन जो वो थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे 1 and 3 रहेगा, बी वाला रहेगा। ठीक है, मैं इसको कंसीडर कि वो पार्शियली करेक्टेड है, पार्शियली नहीं है। तो टूल ऑफ द आर्टिसन एंड कैटल ये सेक्शन 60 से है, सेक्शन 60 में क्लियर दिया हुआ है प्रोवाइजो में, तो इनको अटैच नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन पे भी लेट्स सी कि आंसर की क्या बोलती है, बट अकॉर्डिंग टू मैंने आपको विद प्रूफ आपको बता दिया कि किस तरह से ये बी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्शन भी इस तरह के क्वेश्चन का कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द सीपीसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो स्टेटमेंट है आपका सेक्शन एपलेट कोर्ट के रिगार्डिंग है, सेक्शन 107 से रिलेटेड है। एपलेट कोर्ट की पावर क्या है? Appellate court has same power and duties as assigned to the court of original jurisdiction in respect of any suit and suit. Yes, ये correct है। Appellate court can decide case finally but has not power to remand। देखो appellate court रिमांड कर सकता है या नॉट लिखा, तो ये मतलब ये गलत है। ठीक है, appellate court can reframe the issue, क्या वो दोबारा से इशू फ्रेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, एंड रेफर इट बैक टू द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction। तो यस, यहाँ पे क्या रहेगा आपका बी। तो बी मतलब 1 and 3 यहाँ पे करेक्ट है, 2 यहाँ पे गलत है। तो ये सेक्शन 107 ऑफ द सीपीसी से क्वेश्चन था, बेरेक्ट है, बेरेक्ट पे से ही क्वेश्चन है आपके सारे। द नेक्स्ट इज, ये ऑर्डर 22 से है, ऑर्डर 22 रूल 1 एंड रूल 6 and 7, ये 3 रूल से था। डेथ ऑफ द पार्टी विल नॉट अवेट द सूट टू सर्वाइव। अगर सूट टू राइट टू सूट सर्वाइव है तो डेथ अवेटमेंट नहीं होगा, क्लियर राइट है ये। ठीक है, देयर शैल बी नो अबेटमेंट ऑफ सूट, ऑब्वियसली रूल 6 से है, ऑर्डर 22 रूल 6 से एक बार कंक्लूडेड हो जाता है, आफ्टर दैट अवेटमेंट नहीं होता है। वेयर अ सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट अ वुमन, हर मैरिज विल नॉट अवेट, ये यहाँ तक तो ठीक था द सूट,
एंड द जजमेंट कैन बी इनफोर्स अगेंस्ट हर एज वेल एज हर हस्बैंड, ये यहाँ पे गलत है। तो मतलब यहाँ पे 1 और 2 ही सही रहेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन है ऑर्डर 22 रूल 167 से ये क्वेश्चन था आपका। देन ये भी डायरेक्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, चाहे लास्ट टाइम भी पूछा गया था। इंटरप्लीडर सूट क्लियर है आपका, ऑर्डर 88 और आपका रूल 30, ऑर्डर 30, सॉरी सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35, सबका ठीक ही होगा। बिफोर फाइलिंग ए सूट नोटिस इज रिक्वायर्ड, फिर कितने सेक्शन 80 क्लॉज 1 में 2 मंथ का नोटिस है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। एज पर द सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज रिविजनल जुरिसडिक्शन, ठीक है, तो बी सेक्शन 115 से है सीपीसी से, अब बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन है, ठीक है। देन सेक्शन क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is essential while exploring admissibility of the fact under section 6, तो सेक्शन 6 कैसे की बात करता है आपका, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे करेक्ट है, या डी ऑप्शन सही रहेगा, ऑल ऑफ अबव सेक्शन 6। क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंसी अंडर, ये आपका क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंसी क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, क्योंकि सेक्शन 5 टू से लेकर 50 तक लीगल रेलेवेंसी की बात करते हैं हम, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ। Then, as per the evidence, I consider the following statement. A fact is that to be proved when after considering the matter before it is the court believed to exist. ये आपका सेक्शन 3 जो डेफिनेशन क्लॉज से था, proved, disproved, not proved वाली डेफिनेशन से था। A fact is that to be proved when after considering the matter before it, the court considered its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstance of the particular case, to act upon the सपोजिशन दैट इज एग्जिस्ट, ये आपका प्रूव्ड फैक्ट से था ये दोनों। ये वाला यहाँ पे गलत है, व्हेन अ फैक्ट नाइदर प्रूव्ड नाइदर डिस्प्रूव्ड द फैक्ट प्रिज्यूम्ड टू डिस्प्रूव, डिस्प्रूव नहीं होता वो नॉट प्रूव्ड होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका सेक्शन 3 से था, ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा अप्रोप्रिएट आंसर इसके लिए। व्हेन ऑन द प्रूफ ऑफ गिवन फैक्ट as per the Indian Evidence Act, the court regards the other fact as proved and refused to allow evidence to be given for the purpose of disproving it. The said presumption is C. Conclusive proof is section 4 Evidence Act. ठीक है, conclusive proof. When the question is whether A poison B, which of the fact is relevant under section 8, बोलते हैं जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा रेलेवेंट है सेक्शन 8 के अंदर। अब देखो जो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है 2 ए और बी है, ये सेक्शन 7 की इलस्ट्रेशन है, ठीक है, और जो ये सेक्शन 8 की इलस्ट्रेशन, क्लियर। स्टेट ऑफ वी हेल्थ बिफोर द सिम्टम एस्क्राइब पॉइजन, हैबिट ऑफ वी नॉन एट द अफोर्ड अपॉर्चुनिटी टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पॉइजन। तो ये इफेक्ट और कॉज की बात करता है, जो कि सेक्शन 7 में रेलेवेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया 8 में रेलेवेंट है। द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी, दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी, and that B had tried to extort money from A by threatening to such knowledge। तो वो कहाँ पे आपका 8 सेक्शन 8 में जब आप देखोगे इलस्ट्रेशन में, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। तो सेक्शन 7 इलस्ट्रेशन सी, सेक्शन 8 इलस्ट्रेशन ए में से एक क्वेश्चन था, ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा। A accused of theft is seen to be give the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife. B says as he believed it. A says you are to hide this. B statement is relevant under of the Indian Act। तो ये सेक्शन 9 से इलस्ट्रेशन बिल्कुल आया था, ठीक है। इलस्ट्रेशन मैंने बार बार बोला होगा क्लास में भी, ठीक है, कि आप इलस्ट्रेशन हमेशा पढ़ा करो, इलस्ट्रेशन को रीड किया करो। इलस्ट्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मेंस में भी काफी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन बेस्ड आते हैं। फैक्ट चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, तो आपको मेंस के लिए भी वैसी प्रेपरेशन करनी है ताकि इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन आपका ई था सेक्शन 9 से। देन विच ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने नॉट पार्ट ऑफ सेक्शन 14 कर दिया, तो ये स्क्रैप हो सकता है, ये रॉन्गली फ्रेम्ड है। तो गुड फेथ भी है आपका, रैशनेस भी है, इवन गुड विल भी है, इल विल भी है। तो या तो ऑल ऑफ दिस, या तो नॉट ना लिखते वो यहाँ पे, तो ये भी स्क्रैप हो सकता है। तो मैंने सी इसलिए लगाया यहाँ पे, गुडविल एंड इल विल, वैसे तो दोनों ही है, लेकिन वहां पे गुडविल और इलविल करके है, तो मे बी, बट ये आपका ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एज पर द इंडियन एविडेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडमिशन कंस्टिट्यूट ऑफ सब्सटैंटिव फीस, यस करेक्ट है। एडमिशन शुड बी सर्टेन नॉट वेग एंड एम्बिगुअस, करेक्ट है।
एडमिशन हैज नॉट इफेक्ट ऑन शिफ्टिंग द ऑनर्स ऑफ प्रूफ। नो, जब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है ऑनर्स ऑफ प्रूफ तो उसका इफेक्ट तो होगा। तो उसका यहाँ पे लिखा है नॉट इफेक्ट, तो मतलब 1 और 2 करेक्ट है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो इस तरह से। ये एमसीक्यूज है, उसके ए भी 1 2 3 ऑप्शन है, तो वहीं से इन्होंने उठा के बस उसको थोड़ा छोटा कर दिया यहाँ पे। तो एडमिशन कंसिडर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ओके। एडमिशन इन ऑर्डर टू बी competent and to have vague and effective refer to the above and should clear certain definite and not ambiguous clear, ठीक है। एडमिशन हैज द इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑनर्स, उसका इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे दैट्स वाई ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। As per the Indian Evidence Act, consider the following statement. Confession is a substantive piece of evidence. Yes, confession made to police officer inadmissible. Yes, relevant है but inadmissible in evidence से section 25. Retracted confession, यहाँ पे retracted confession can be made sole। देखो अगर retracted होता है तो उसको हम generally sole basis conviction नहीं बना, but if it is corroborated with the material particular, then yes। तो बहुत सारी ऐसी जजमेंट है जहाँ पे ऐसा बोला गया कि corroboration है तो yes, जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, फीवल एविडेंशियल वैल्यू है, बट अगर कॉरोबरेशन है तो यस। तो यहाँ पे डी रहेगा ऑल ऑफ अबव इसका अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। एन अक्यूज पर्सन लीड अ पुलिस ऑफिसर एंड पॉइंटेड आउट द प्लेस वेयर स्टोलन आर्टिकल or weapon which might have been used in the commission of the offense were found hidden. Choose the most appropriate response below as per the Indian Evidence Act. कंडक्ट ऑफ द अक्यूज इज रेलिवेंट। देखो कंडक्ट 25 में बार ऐसा कोई कंडक्ट बार नहीं है, ठीक है। अक्यूज है उसका कंडक्ट भी रेलिवेंट होता है सेक्शन 8 के अंदर। तो ये सेक्शन 8 के अंदर एक्सप्लेनेशन जब आप देखोगे कम कंडक्ट प्लस स्टेटमेंट, कंडक्ट प्लस स्टेटमेंट, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। As per the Indian Evidence Act, consider the following statements. A judgment in rem decide legal character of the person, yes। 41 वगैरह जब आप देखोगे, judgment in personam decide right and liability of parties proceeding in contested therein, yes। personam और right and liability of parties। judgment in personam never create res judicata, नहीं तो ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है, res judicata तो रहेगा वहां पे। तो देन ए ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन, ठीक है, अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। As per the Indian Evidence Act, consider the following statements. In criminal proceeding, the fact that accused person has a bad character is irrelevant. ये भी सही है, section 54 से क्वेश्चन है। Once evidence has been given that the accused is of the good character, fact suggesting that he is of bad character become irrelevant। ये बोलता है कि अगर गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे रहा है accused, तो फिर प्रोसिक्यूशन उसके रिप्लाई में बैड कैरेक्टर दे सकता है और वो रेलेवेंट है 54 में। बट थर्ड वन, ये दोनों करेक्ट है, 1 और 2। थर्ड वर्ड, द रिस्ट्रिक्शन क्रिएटेड बाय 54। अब 54 में क्या रिस्ट्रिक्शन है कि यू कैन नॉट गिव बैड कैरेक्टर एविडेंस वुड बी एप्लीकेबल इवन इफ द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सेल्फ ऑफ फैक्ट एंड इशू। क्या आप उस सिचुएशन में भी दे सकते हैं जो बैड कैरेक्टर ऑफ द पर्सन का फैक्ट एंड इशू अपने आप में फैक्ट एंड इशू है, तो क्या वो रिस्ट्रिक्शन तब भी एप्लीकेबल होगी? तो आंसर इज नो, तब वो एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि वो एक्सेप्शन में फॉलो हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा सही? यहाँ पे 1 और 2, ए ऑप्शन सही रहेगा। तो इसके लिए आप 54 देख लेना इंडियन एविडेंस एक्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इंडियन डील विद द डम विटनेस, 2013 में इसको अमेंड किया गया था, ठीक है। ये है आपका सी, ये सबका ही ठीक होगा। देन as per the Indian Evidence Act, consider the following statements. Communication between husband and wife during the marriage is privileged communication, ये तो सही है, ठीक है। Communication to be privileged must be confidential in nature, must be confidential in nature। देखो कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, मस्ट भी जरूरी नहीं कि वो कॉन्फिडेंशियल नेचर की हो। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डाउट है, मैंने बी यहाँ इसलिए लगाया कि 1 और 3 ही अप्रोप्रिएट बन रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन इस पे मुझे डाउट है कि ये शायद ना हो सकते। कुछ सजेशन मुझे आई थी कि ये आपका डी भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे जो अप्रोप्रिएट लगा वो 1 और 3 है। कम्युनिकेशन टू प्रिविलेज मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल नेचर, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये करेक्ट नहीं है, बट फिर भी इसको आप आंसर की तक रखो। आंसर की में क्या ऑप्शन आता है? अगर आपको लगता है कि 1 और 2 ही है तो इसका भी आप ऑब्जेक्शन भेज सकते हो, ठीक है। तो मेरा मेन, देखो आंसर की तो आपने शायद चेक भी कर ली होगी, बट मेरा मेन है कि आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ किसमें आप क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप अप्रोप्रिएट जो एविडेंस देना होता है कि आपको किस कोई बुक देनी होती है, कहाँ से आप ये चीज़ें मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए,
तो आप वहाँ पे HPPS को भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो बी रखो, बी ही रहेगा, बाकी आंसर की में क्या आता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। X went to the purchase to railway ticket for himself and his wife W during the charge for ticket checking. Only X could produce his ticket, and thus W was traveling without ticket. The burden of proving the fact about the purchasing of the ticket lies on। ठीक है, अब देखो ये 106 से पर्सनल नॉलेज है तो ऑब्वियसली W के ऊपर रहेगा। ठीक, W को चार्ज किया गया तो अब वही प्रूव करेगी, वो अब चाहे जो भी एविडेंस देके प्रूव करेगी, तो W ओनली, तो बी ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, according to 106 also. In accordance with the Indian Evidence Act 1872, an oral account of copy of document compare with the original is। देखो ये थोड़ा सा ट्रिक लग रहा था आपको क्वेश्चन, किसी ने सेकेंडरी एविडेंस लगाया होगा, ठीक है, बट ये नाइदर प्राइमरी नाइदर सेकेंडरी है, तो इसमें सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहेगा, बिकॉज ये आपका क्वेश्चन सेक्शन 63 क्लॉज 5 इलस्ट्रेशन डी से क्वेश्चन पूछेगा, नाइदर ओरल अकाउंट ऑफ कॉपी कंपेयर विद द ओरिजिनल नॉर एन अकाउंट फोटोग्राफ। ठीक है, तो ना तो वो ना, ठीक है, कॉपी ऑफ इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ ओरिजिनल, तो वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा, तो इसका रहेगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन। चूज अ स्टेटमेंट। When the court has to form an opinion to the person by whom any document was written, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom is supposed to be written is relevant। ये ठीक है, ये सेक्शन 47 से लिया गया क्वेश्चन है, उसका क्लॉज देखना आपने। देन सेकंड इज एक्सप्रेशन एक्सपर्ट इंक्लूड्स पर्सन हु मे और मे नॉट प्रोफेशनली स्किल्ड इन एनी स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज। अब देखो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन है, अगर आप 45 देखोगे वहाँ स्किल की, स्किल एक्सपर्ट कौन होगा, वहाँ स्पेशली स्किल पर्सन लिखा है। अब देखो स्पेशली स्किल क्या वो सच में प्रोफेशनली होना चाहिए, या ऑटो प्रोफेशनली भी ना हो, ऑटो प्रोफेशनली भी हो सकता है, ऑटो प्रोफेशन ही है उसका, बट वो स्किल्ड है उस चीज में। ठीक है, तो वो भी एक्सपर्ट हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 45। तो अकॉर्डिंग टू मी बोथ स्टेटमेंट ए एंड टू आर करेक्ट, मैंने इसको दोनों को करेक्ट रखा है कि वैसे तो करेक्ट है, मे बी और मे नॉट बी प्रोफेशनली, स्किल तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट एक बार आंसर की को आने दो। इसका आंसर फिर ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है यहाँ पे। सी इसलिए कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, वो तो क्लियर है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तब वो इनकरेक्ट करेंगे कि नॉट स्पेशली, अगर वेरेक्ट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वेरेक्ट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी जाएंगे तो मे और मे नॉट उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखे हैं, तो बी यहाँ पे मुझे जो लग रहा है अप्रोप्रिएट आंसर है। तो 45 47 को मिला के, दोनों को मिला के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया है। प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यू लाइफ इज प्रिस्क्राइब्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज बी आपका 107 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगेंस्ट अ पर्सन होम द पोजीशन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ऑनर के अगेंस्ट आप फाइल नहीं करते हो तो भी गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ए यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा, बिल्कुल डायरेक्ट से क्वेश्चन था। सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर 44 है, अब द सीरीज ए में हम डिस्कस करें, सीरीज ए का प्रोविजन डील विद डेक्लेरेटरी, बिल्कुल सेक्शन है आपका, क्लियर है, सबका ठीक होगा बी। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, परपेचुअल इंजेक्शन दोनों ट्रू है, प्रिवेंट इन नेचर है, प्रिवेंट रॉन्गफुल एक्ट को प्रिवेंट करते हैं, दोनों यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर सही है, ये सेक्शन 36 और 38 से। इन अकॉर्डेंस विद द, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल IPR जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, कैन बी स्पेसिफिकल इनफोर्स, यस ये करेक्ट है। एग्रीमेंट टू फॉर्म एन एसोसिएशन कैन ऑलवेज बी स्पेसिफिकल इनफोर्स, नो ये रॉन्ग है, बिकॉज कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये 14 में अब जब आप देखोगे तो ये फॉर्म एन एसोसिएशन, क्या एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए क्या स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस हो सकता है, क्या वो वॉच कर सकता है, क्या आपका स्पेसिफिकली सुपरवाइज कर सकता है कोर्ट, तो आंसर इज नो, तो दैट्स वाई ये आंसर गलत है। एज जनरल रूल द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जनरल रूल है, नहीं कर सकते, अदरवाइज एक्सेप्शन में उसका सेक्शन 12 में जो आपका स्मॉल पोर्शन की बात करते हैं, तो बी यहाँ पे 1 और 3 ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट सही रहेगा। देन 47 अंडर द हिमाचल, ये HP कोर्ट एक्ट से आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑथराइज द लोकल लिमिट ऑफ, जब आप सेक्शन 10 12 देखोगे तो वहां पे हाई कोर्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट 12 सेक्शन 12 से था। लोकल लिमिट जुरिसडिक्शन, लोकल लिमिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल जज शैल बी सच एज हाई कोर्ट में डिफाइन, तो क्लियर है बिल्कुल। ठीक है,
आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डालिए। देन नेक्स्ट फिर आपका कोर्ट एक्ट। देखो कोर्ट एक्ट से हिमाचल में हर बार कभी 2 कभी 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी मिसिंग नहीं होते। कोर्ट मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन द लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन, यस ये करेक्ट है। द प्लेस ऑफ सिटिंग मे बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन, ये भी करेक्ट है। गवर्नर गवर्न नहीं कर सकते, गवर्नर को पावर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। आपका यहाँ पे 1 एंड 2 रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। सेक्शन 15 में है प्लेस ऑफ सिटिंग, द हाई कोर्ट में भी फिक्स ऑफ प्लेस ऑफ रिजर्व। ठीक है, ये वाला था हेल्ड टू बी लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन, दूसरा इस वाले से था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, देखो स्टैम्प एक्ट से भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, डुएबल थे, हमारे टेस्ट सीरीज में ये सारे कवर थे। मैक्सिमम मैक्सिमम 75 to 80% टेस्ट पेपर में कवर था। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, बट क्वेश्चन वहीं से आया था जहां से पूछा गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट एनी काइंड अफेक्टेड बाय correspondence consisting of 2 or more letters for contract shall be deemed to be duly stamped if anyone, ये सेक्शन 35 से था, 35 क्लॉज सी से। एनी वन ऑफ द लेटर स्टैम्प्ड इन फुल वैल्यू, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ये आपका देखो सी ऑप्शन था, एनी वन ऑफ लेटर वियर द प्रॉपर स्टैम्प। ये 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है एचपी जुडिशरी में। तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी थे, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो टेस्ट सीरीज थी और ये जो इस बार का स्टैंडर्ड था, जो हमारी फुल मॉक टेस्ट, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे, टेस्ट पेपर नंबर 3 एंड टेस्ट पेपर नंबर 4 जब हमने करवाए थे, वो सेम डिटो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड थे। ठीक है, तो सेम पैटर्न इसी इसी तरह का चूज किया गया यहाँ पे भी। ड्राइंग एंड मेकिंग इशू ये सेक्शन 62 सबका करेक्ट हुआ होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सिविल लॉ 1 के रिगार्डिंग। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, आप ऑब्जेक्शन एचपीपीएस को भेज सकते हैं। ठीक है, उनकी आंसर की एक बार आने दो, आंसर की के बाद उसमें ऑब्जेक्शन आप उसके भेज सकते हैं एचपीपीएस को। ठीक है, देन नाउ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आपका सिविल लॉ 2। ठीक है, सिविल लॉ 2 आपका ए सीरीज है सिविल लॉ 2 की भी। लेट्स स्टार्ट। द डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस प्रोवाइड दैट द पेंडेंसी ऑफ सूट प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी कमेंस फ्रॉम। अब देखो, अब ये थोड़े से जैसे स्टेटमेंट है ना, इसमें कंफ्यूजन क्या था, अब पूरे पूरे स्टेटमेंट लेंथी हो गया था पेपर, इस वजह से शायद पढ़ने में दिक्कत हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि आपके पास टाइम का जो था इसमें एक बार स्टेटमेंट पढ़ो 2 बार पढ़नी पड़ रही थी आपको। ठीक है, दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग रहा था स्टूडेंट को, जैसे मुझे। देन द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग और द एक्सप्लेनेशन, जब आप देखोगे इसकी सेक्शन 52 की, तो क्लियर आपका आंसर मिल जाएगा वहां पे। द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट और presentation of the plaint or the proceeding in the court shall continue until the suit proceeding dispose of the final decree, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, complete satisfaction of the order of obtain unless it is become unobtainable by reason of expiry, ये भी बिल्कुल सही है। the purpose of the ensure that process of the court is not subverted and render infructuous, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, सेक्शन 52 टीपीएस था। Part performance would be applicable only in the following conditions. If there is contract to transfer consideration and immovable property, yes 53A immovable property applicable होता है। Contract कैसा होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, भी सही है। The transferee has either performed a will, उसकी परफॉर्मेंस बिलिंग वो रेडी होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर मस्ट हैव कंप्लीटेड द मैनर प्रिस्क्राइब बाय लॉ, मैनर प्रिस्क्राइब बाय लॉ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका बी, बी ऑप्शन रहेगा, ओनली डी यहाँ पे। ठीक है, नॉट एसेंशियल, अब यहाँ पूछा है नॉट एसेंशियल, बाकी सारे एसेंशियल है 53A के लिए, तो नॉट एसेंशियल कौन सा है, डी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ये 53A से था। देन मैचिंग, अगर आप मैचिंग वाले देखो बिल्कुल इजी हो जाते हैं मैचिंग वाले। शांताबाई देख लो, इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। देन आपका जुम्मा मस्जिद स्पेसिफिक सेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एंड देन मोहित ये वाला आपका रूल अगेंस्ट परपेचुटी, देन ये आपका पार्टीशन आ गया। इसका सही ऑप्शन है आपका ए रहेगा। क्लियर, बिल्कुल इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये शांताबाई वाला केस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला था जब हम टीपीए की टेस्ट सीरीज कर रहे थे, तो शांताबाई और रामबरन मोहिते वाले, तो मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट किया होगा जिसने जो कनेक्टेड है हमारे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन डिफाइन लाइसेंस, लाइसेंस क्लियर है, सबको पता है आपका इजमेंट एक्ट में डिफाइन है।
Then under the contract doctrine of first apply to contract that become impossible to perform after they are made. However, this doctrine would not apply. भाई कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा ये? तो impossibility of arise due to unforeseen supervening circumstances entirely beyond the control of the both party. वहां तो अप्लाई होगा obviously. The party knew of likelihood of the event rendering the performance impossible at the time of entering the contract. यट एग्री टू परफॉर्मेंस अब अनकंडीशनली। अब उनको नॉलेज है इस चीज का, ठीक है, जब वो आएगा तो बी यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। बी प्रॉपर ऑप्शन है यहाँ पे। क्वांटम मैरिट। अब क्वांटम मैरिट बहुत बार आपने किया होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सेक्शन 70 देखा होगा कि अगर कोई आदमी कुछ एक्ट मतलब कोई किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, बट ऑलरेडी जो काम कर रखा है आपने उस आदमी के लिए, तो उसके आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी। तो यहाँ ए ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट होगा, बिकम अनइन्फोर्सेबल बट वन पार्टी हैज ऑलरेडी पार्टली परफॉर्म, कुछ पार्ट आपने परफॉर्म कर लिया, इंटाइटल देम टू रीजनेबल कॉम्पनसेशन फॉर द वैल्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, वॉइड डेफिनेशन नहीं होता, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इलेक्टिव डैमेजेस नो, तीसरा भी गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, सेक्शन 70 से था। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड म्यूचुअल मिस्टेक, ये सेक्शन 20 से है। void if the mistake is material and pertain to the fact essential to the agreement। ठीक है, इसका ए ही ऑप्शन सही है, ये आपका सेक्शन 20 में मिल जाएगा। वैलिड तो नहीं होता, वो इन्फोर्सेबल भी नहीं होता है, ठीक है, और वॉइडेबल भी नहीं होता, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। ये श्रीमान शंकर देवा मैरिज इतना मौसमी in 2020 at Shimla and had been satisfying there together since then, staying there since then. However, he renounced the world by entering a religious order of the sadhus and left the matrimonial home in 2023. During ongoing Mahakumbha, he was sent to Prayagraj, scene of Prayagraj under the Hindu Marriage Act. This would be valid ground for which of the following? अब देखो यहाँ पे ये डाइवोर्स का ग्राउंड है, डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है कि कोई डाइवोर्स ले सकती है। लेकिन एक और सोचने वाली बात है यहाँ पे कि जब जुडिशियल सेपरेशन के लिए सेम ग्राउंड कौन से होते हैं? डाइवोर्स के ग्राउंड होते हैं। अब यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन भी हो सकता था, लेकिन बीच में वॉइड मैरिज ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, ठीक है। तो इन दैट केस एप्रोप्रिएट आंसर तो सी डाइवोर्स, ठीक है। बट अगर आप सेक्शन के अकॉर्डिंग जाओ, सेक्शन 10 में भी तो ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन होते हैं? सेम ऑप्शन जो सेक्शन 13 में होते हैं, ठीक है। तो ये रिनाउंस वाला ऑप्शन भी 13 में है, और वही ऑप्शन आपका जुडिशियल सेपरेशन के लिए होता है। तो रेमेडी तो दोनों है। अब देखना है आंसर की वो किस तरह से अप्रोप्रिएट आंसर लगा सकते हैं, तो ये कंफर्म करना आपने आंसर की से, ठीक है। क्लियर? मेरे अकॉर्डिंग तो डाइवोर्स ही लगा लो, क्योंकि जो अप्रोप्रिएट ज्यादा अच्छा लग रहा है जुडिशियल सेपरेशन करके, वैसे भी जुडिशियल सेपरेशन ही थे वो, तो अब वो डाइवोर्स करके, क्योंकि जब तक वो फ्रॉम द कोर्ट आप डाइवोर्स नहीं लेते तब तक वैलिड मैरिज ही रहती, या तो मतलब 7 साल तक हर जगह तो सिविल डेथ हो जाएगी। तो बट यहाँ पे अभी सी ऑप्शन सही है, बट मैंने आपको डॉट बता दिया किस तरह से क्लियर करना है। देन डिले इन इंस्टीट्यूटिंग कैन बी कंट्रोल्ड अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट। अपील ऑनली सूट, देखो अपील नहीं, एप्लीकेशन पे भी लिखता है, ऑर्डर 21 की छोड़ के ऑनली सूट पे नहीं लगेगा। सूट, अपील एंड एप्लीकेशन तीनों पे नहीं लगता है। अपील एंड एप्लीकेशन ऑनली, तो डी ऑप्शन सही है। ये सेक्शन 5 रेड विद ऑर्डर 7 रूल 6 आप इसको कर सकते हैं, बहुत बारी करवाया भी होगा आपको। द लिमिटेशन फॉर क्लेमिंग कॉम्पनसेशन डिटर्मिनेशन लेवल, देखो ये सिंपल से आपका जो मैंने अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने एक चार्ट शेयर किया था, बहुत सारे चार्ट थे, उसमें से लिमिटेशन पीरियड का स्पेशली चार्ट शेयर किया था, तो उसमें बिल्कुल क्लियर है आपका आर्टिकल 75 होगा। हाँ, आर्टिकल 75 है लिमिटेशन एक्ट का, उसमें क्लियर लिखा है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वेयर द लेवल इज पब्लिश्ड। तो 1 ईयर डी ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, आर्टिकल 75 इंडियन द लॉ ऑफ लिमिटेशन। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ए सेल बाय ऑक्शन टू बी, सेक्शन 17 से है, सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ए हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसॉन, ए सेज नथिंग टू बी व्हाट द हॉर्स इज अनसॉन इज। बी सेज ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। ए से नथिंग। अब ये पूछा गया क्या कौन सा इसके रेफरेंस में कि फ्रॉड है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ओनली इलस्ट्रेशन टू अमाउंट टू फ्रॉड वाइल ए डज नॉट, टू फ्रॉड है, ये इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ आंसर क्या रहेगा आपका? बी रहेगा।
अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो वहां पे इलस्ट्रेशन ए एंड सी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका फ्रॉड नहीं है, इक्विवेलेंट टू स्पीच, ये उससे इक्विवेलेंट टू स्पीच, तब ये फ्रॉड है यहाँ, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डाउट इस क्वेश्चन पे रहता है। एन एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड बट सेल ऑफ गुडविल इज एन एक्सेप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दो राय नहीं, इसमें बिल्कुल करेक्ट है। एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड, ये भी सही है। आर्बिट्रेशन इज एन एक्सेप्शन, उसमें दिया हुआ है, बट ऑप्शन में गड़बड़ है यहाँ पे, या तो गड़बड़ है या गड़बड़ नहीं करी है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर लगाना था। ये अब देखते हैं आंसर की क्या आती है। देखो अगर ऑप्शन में उन्होंने नहीं किया कोई गड़बड़ तो ऑप्शन में सी रहेगा, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 27, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है वो 28 से है, लेकिन 28 का कहीं भी यहाँ पे 26 बोला या 26 तो हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। 27 वाला तो हो गया क्लियर, सी। अब ये डाउट वाला है थोड़ा सा, बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, वैसे स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है, एंड आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 26 एंड 27 रिस्पेक्टिवली, बट अब ये स्टेटमेंट ना तो 26 से एक तो है 27 में, तो एक है इसके 28 में, तो मुझे लगता है सी यहाँ पे ऑप्शन सही होना चाहिए एज पर द बेयर एक्ट, ठीक है। अब देखते हैं अगर स्क्रैप हो जाता है तो स्क्रैप भी हो सकता है, क्योंकि 28 होना चाहिए था, लेकिन अगर जानबूझ के 26 लगाया गया है तो इसका आंसर सी ही रहेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाओगे आप इसका, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के 27, तो आपने तो अप्रोप्रिएट देना कि कौन सा सही स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन, तो एक ही स्टेटमेंट फिर बन रही है, वो है 27 ऑप्शन में, ठीक है, अदरवाइज तो स्टेटमेंट सही है। ये कॉलम मैचिंग था, यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो सेक्शन 7 यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है, लेकिन ये सेक्शन 8 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, सेक्शन 8 होना चाहिए था, क्योंकि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन सेक्शन 8 में दिया हुआ है, क्लियर हो गया। तो सेक्शन 8, ये भी मेरा कुछ कंसर्न है इसके रिगार्डिंग, या तो रॉन्गली फ्रेम्ड किया गया, स्क्रैप हो जाएगा, या फिर वो इसको स्क्रैप नहीं करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे सेक्शन 8 होना चाहिए था, यहाँ पे सेक्शन 7 दे रखा है, और अकॉर्डिंग टू दैट अब मैंने 7 को ही प्रोज्यूम कर लिया 8, तो वो डी जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा इस क्वेश्चन का। फिर से देख लेना क्वेश्चन, इसमें 7 है, 8 होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कंटिन्यू गारंटी मे बी एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन, ये सेक्शन 130, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये 130 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। मैंने ये सेक्शन आपको बिल्कुल कहा था कि इन पर्टिकुलर सेक्शन को स्पेशल एक्ट के रीड करो, जिससे चांसेस बनते हैं एचपी में टेस्ट क्वेश्चन आने के, और वो आए भी, ठीक है। और ये इलस्ट्रेशन आपके इलस्ट्रेशन या सेक्शन दोनों क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड थे। बाय नोटिस ऑफ क्रेडिटर, क्लियर लिखा है यहाँ पे, एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज द फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। एग्रीमेंट इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू दिस, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, देखो सिंपल सी बात है, सेक्शन 25 से क्वेश्चन है, ये बोलता है विदाउट कंसिडरेशन तो एग्रीमेंट वॉइड है, क्लियर सबको पता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू दिस। अब उसकी एक्सेप्शन कौन सी, अगर हम पहले की बात करें ए, वो एक्सेप्शन ही, वो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 2 है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात, वो एक्सेप्शन जरूर है, लेकिन वो यहाँ पे पूरी तरह से नहीं दी गई है, उसके कुछ कुछ पॉइंट दिए गए, मेड इन राइटिंग, रिटर्न में भी होना चाहिए, फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन यस एंड रजिस्टर्ड, बट लव एंड अफेक्शन नियर रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। और जो थर्ड वन है वो यहाँ पे पूरा एक्सेप्शन दे रखी है, फुल एक्सेप्शन, तो मैंने यहाँ पे सी ऑप्शन इसलिए यहाँ पे टिक किया है कि वो पूरा बेरेक्ट से डिटेल उठा के डाला, क्योंकि अगर हम अलग अब करते हैं, ए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ जाती है, बी एक्सेप्शन है वो आधी अधूरी है, तो अब मैंने सी को इसलिए टिक किया वो पूरी है यहाँ पे, तो सी यहाँ पे सही रहेगा। बाकी लेट्स सी कि वो आंसर की क्या रहती है। ये सेक्शन 25 जब आप देखोगे, ये देखो सेक्शन, इसलिए मैंने जो डाउट सेक्शन है उसमें मैंने क्लियर आपके बेरेक्ट को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इट एक्सप्रेस राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, इस तरह से पूरा नहीं दिया हुआ है, वो सिर्फ बीच से उठाया है, मेड एन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द स्टैंडिंग पार्टी इन रजिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये ऊपर ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, थर्ड वाली एक्सेप्शन को देखें, तो वो पूरा का पूरा एक्सेप्शन उठाएगा, इसलिए वहां पे मैंने वो ऑप्शन दिया। अब ये एक्सप्लेनेशन 1 मैंने नहीं डाली, सीधे 2 डाली,
यहाँ पे लिखा एग्रीमेंट इन विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसेस फ्रीली गिवन इज नॉट void merely because the consideration is inadequate। तो एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सेप्शन ही है, पूछा क्वेश्चन में पूछा गया एक्सेप्शन, दैट्स बाय हो सकता है यहाँ पे सी, मेरे अकॉर्डिंग सी ही रहेगा। आंसर की में क्या होता है, वैसे सी ही रहना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था लिमिटेशन एक्ट से, वेयर वंस टाइम हैज बीन बिगन टू रन, दैट इज बी, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी इलिटी इंस्टीट्यूट सूट मेक एप्लीकेशन स्टॉप इट। कोई भी स्टॉप एक बार स्टार्ट हो गया, फिर सेक्शन 9 से था। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द वेस्टेड। अब देखो ये आपका इट इज नॉट डिफीटेड बाय डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन पोजीशन, बी ही रहेगा। यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट है, ये 21 से आ जाएगा, ये 19 में नहीं है, ये आपका कंटीजेंट से रिलेटेड है। तो ये सर्टेन इवेंट होता तो यस तब वो करेक्ट होता, ऊपर वाला करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। 19 की प्रोवाइजो देख लेना। Amit transfer 5 lakh to Bittu on condition that he shall marry with the consent of Chaman, Deepak and Deena. Bittu marriage without the consent of Chaman, Deepak and Deena, but obtain their consent after the marriage। देखो उसने बोलता कंसेंट लेने के बाद मैरिज करना, लेकिन उससे पहले मैरिज की कंडीशन फुलफिल नहीं की। ये सेक्शन 26 से डायरेक्ट क्वेश्चन था। 26 से जब आप इलस्ट्रेशन बी देखोगे टीपीए की, उसको बस एबीसी था, यहाँ पे चेंज कर लिया। तो यहाँ पे बिट्टू हैज नॉट फुलफिल कंडीशन आना था। कुछ बच्चों ने यहाँ पे कर लिया इसको बी टू डीम टू हैव, सॉरी बी टू डीम टू हैव फुलफिल द कंडीशन, ऐसा नहीं है। तो बिट्टू हैज नॉट फुलफिल द कंडीशन, वन ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों ने किया दिस प्रोपोजिशन इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर टीपीए बट सम अदर लॉ। अरे भैया ये टीपी में ऐसा, इसने ये नहीं बोला टीपी प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब इस तरह की प्रोपोजिशन, सेम नाम की बात नहीं कर रहा, वो प्रोपोजिशन की बात कर रहा है, वो इस तरह का लॉ है कि नहीं है। तो यस सेक्शन 26 इलस्ट्रेशन दे रखा है बी। देन 19 a lease accepted from his lessor or new lease of property of lease to take effect during the continuance of the existing lease under इतना। देखो आपने पहली लीज है, दूसरी बार लीज है, तो उसको क्या बोलते हैं इम्प्लाइड। पहली लीज सबमिट कर दी थे, इम्प्लाइड सरेंडर है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सी। इसके लिए आप जब आप देखोगे सेक्शन 111F, उसकी इलस्ट्रेशन एफ टीपीए की इलस्ट्रेशन एफ से डायरेक्ट क्वेश्चन, तो पूरे के पूरे इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएगी वहां पे, इम्प्लाइड सरेंडर। Read the following. Since future option is in uncertain interest, obviously it cannot be transferred, नहीं होता है। So gift future property is void, correct है। ठीक है। A gift comprise both existing and future property, मतलब जहाँ पे दो प्रॉपर्टी existing और future property, तो void किसके रिगार्डिंग होगी, future property के रिगार्डिंग। A gift is a thing two or more donee of whom one of does not accept it is void as to the interest which he would have taken in the accepted। तो ठीक है, एक एक्सेप्ट का दूसरा नहीं करा, तो ऑब्वियसली जिसने एक्सेप्ट किया उसके रिगार्डिंग हो रहेगी। यहाँ ऑल ऑफ सारे ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए आप सेक्शन 124 125 दो सेक्शनों से ये क्वेश्चन डाला हुआ था। ठीक है। देन नेक्स्ट इज नेमोडेट क्वेड नॉन हैबिट, मतलब वट एवर यू हैव, तो वो वेस्ट टाइटल होगा आपका, उसकी जनरल एक्सेप्शन है। वैसे तो एक्सेप्शन 35 या 41 40 थे, लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात थी, कईयों ने 41 भी लगा लिया, बट 41 भी नहीं आएगा। एनी वैलिड ट्रांसफर हाउएवर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपीए, कौन सा ऐसा कोई सेक्शन है, क्रिएट अ एक्सेप्शन टू दिस इन फेवर ऑफ बोनाफाइड नॉन ग्रेचुअस ट्रांसफर। तो जो ये वर्ड था नॉन ग्रेचुअस, जब आप विरक्त देखोगे तो सेक्शन 43 यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। ठीक है। वेजरिंग एग्रीमेंट आर वॉइड बट नॉट फॉरबिडन व्हाइल द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सेक्शन 30 आप जब देखोगे। बट ये जो स्टेटमेंट है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी भी है, और वो पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, बट क्या है वो वॉइड है। ये किसमें हेल्ड हुआ था, गेरूलाल परेख वर्सेस महादेव दास मया। ठीक है, इसमें ये हेल्ड हुआ था, तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। In 1941, the colonial government had appointed a four-member Hindu law committee to draft a Hindu code bill under the chairmanship of Sir B.N. Rao। ठीक है, ये बिल्कुल आपको हिंदू लॉ के नोट्स में भी मिल जाएगा। A marriage solemnized between any two Hindu who are spinda of each other shall be section 5 exception clause 5 से था ये हिंदू मैरिज एक्ट से। ठीक है। एक छोटा सा बस ईच एंड एनी में फर्क था। तो इफ द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट, मतलब दोनों के ईच ऑफ देम परमिट अ मैरिज बिटवीन टू, तो ये सही रहेगा यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन था कस्टम और यूजर गवर्निंग एनी एनी ऑफ देम, तो एनी ऑफ देम ये बिल्कुल सही नहीं है।
ओनली पार्टी कंसेंट, ये भी सही नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लाइन ऐड की है 5+5। ठीक है, ईच वर्ड यूज किया गया, यहाँ देखो ईच वर्ड यूज किया गया, सेक्शन भी रखा है। देन नेक्स्ट आपका फॉलोइंग मैच था, तो इसको मैच आप कर सकते हो। मेंटेनेंस कहाँ पे मिलती है, वाइफ को इधर, डॉटर इन लॉ को ठीक है, डॉटर इन लॉ को, एंड देन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन को, एंड डिपेंडेंट 22। इसका ऑप्शन ए रहेगा। ये मैक्सिमम बच्चों के सारे ठीक है। विच द फॉलोइंग करेक्ट लॉ ऑफ लिमिटेशन, देखो बारदार जुडिशियल में क्लियर है, इसका आंसर ये है, कुछ ने वाला अब कर दिया। एक्सटिंग्विश द राइट, राइट को एक्सटिंग्विश नहीं करता, राइट को खत्म नहीं, राइट तो रहेगा लेकिन रेमेडी बार करता है। लिमिटेशन इज सब्सटेंटिव, अब कहीं ने ये भी लगा लिया, देखो अगर यस 27 एक एक्स्ट्रा सेक्शन जो सब्सटेंटिव लॉ की बात है, लेकिन जनरली आपका प्रोसीजरल लॉ है, ऑब्जेक्टिव लॉ है आपका लिमिटेशन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए रहेगा आपका 26 का ए। Then the period of limitation to redeem of the possession of immutable property, रिकवर ऑफ पोजेशन, कई जगह था इमोबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मॉर्गेज में मनी से रिलेटेड है, वहां पे 12 ईयर पीरियड था, लेकिन यहाँ पे 30 ईयर पीरियड रहेगा। आर्टिकल 61 से ये क्वेश्चन था लिमिटेशन एक्ट। देखो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितने, 3-4 क्वेश्चन तो हो आ ही गए आपके। देन ये लेटेस्ट केस है 24 का, ये आप नोट कर सकते हो, मे बी मेंस में भी आ सकता है ये वाला केस। मिसेस मिसेस प्रेम सागर एंड सन्स वसी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 13 मई 2024 लेटेस्ट केस पूछा गया हिमाचल का। ठीक है, और ये दोनों से रिलेटेड है, तो यहाँ बोथ सी आना, यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा। 2J से भी था इसमें और 24 सेक्शन 4 से भी था। हिंदू अर्बन लैंड कंट्रोल एक्ट, कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन, क्या रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो सेक्शन 12 में कर सकते हैं, बट किसकी परमिशन से, कलेक्टर की रिटर्न परमिशन से। तो इसका डी ऑप्शन कैन बी डन ओनली विद द परमिशन इन राइटिंग टू द कंट्रोलर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू सेक्शन 20 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। If the landlord refused to deliver the tenant or return receipt of that amount paid as rent, the tenant may file an application with the controller within 3 months। बट अगर आप सेक्शन देखोगे वहां 2 मंथ लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत है। द कंट्रोलर में बी ऑर्डर डायरेक्ट द लैंडलॉर्ड टू पे डैमेजेस मे बी डबल द अमाउंट, ये सही है, ये लिखा है उसमें, बिल्कुल आप जब देखोगे तो यहाँ पे सी ही सही होगा, 2 सही है, 1 गलत है। तो सेक्शन 20 क्लॉज 3 ऑफ इन HP रैंड कंट्रोल एक्ट से ये क्वेश्चन था, आप चेक कर सकते हो। A direct B his solicitor to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for the purpose. We then see an auctioneer to conduct the sale. For conducting the sale, choose the। देखो ये क्वेश्चन जब मैं टेस्ट सीरीज कॉन्ट्रैक्ट की एक लड़की एक मुझसे पूछा था स्टूडेंट ने इसके बारे में, तो मैंने उस टाइम बताया था आपको, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट आ गया। तो मैं आपको बता रहा, तो मतलब ये वाला पेपर तो और भी ज्यादा, मैं 80% बोल सकता हूँ कि आपका टेस्ट सीरीज से कंप्लीट था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन थे, क्लियर। देन नेक्स्ट इज आपका ये 194 से है, सी इज एजेंट ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज से था। ग्रोइंग क्रॉप सेक्शन सी, आंसर सी रहेगा। अंडर द हिंदू सक्सेशन 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू कंप्लीट डिसइनहेरिट ऑफ द लीगल हेयर एंड हियर कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन, नो, उसके डिसेंडेंट होते 26 में था। ठीक है, एंड हियर मर्डरिंग द, यस ये वाला हो सकता है, ये आपका 25 सेक्शन 25 में। डाइवोर्स के बाद नो, reducing the share explicit through the oral declaration, नो, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा 25। ठीक है, विद, अब आप इसको मैचिंग कर सकते हैं, मैचिंग इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, आप इसको मैचिंग देख लेना। डेफिनेशन सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, प्रीमियम फाइन वाला सेक्शन 8 होगा आपका, कटिंग विद होल्डिंग ऑफ सर्विस, कटिंग होल्डिंग विद होल्डिंग ऑफ सर्विस, एंड देन आपका इस तरह से रहेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। शिल्पा शिलेश वेरी इंपॉर्टेंट केस था, ये लास्ट टाइम भी आया था, मेंस में भी था, प्रीलिम्स में भी था, इस टाइम भी प्रीलिम्स में आया हुआ है, तो हो सकता है मेंस में भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट इंडिया, मतलब क्या इसमें हेल्ड हुआ था, देखो इन एक्सरसाइज ऑफ इस पावर अंडर 142 क्लॉज 1, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, ये क्यों आया 141, मतलब एक्सरसाइज ऑफ पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, सुप्रीम कोर्ट। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कोर्ट कैन ग्रांट डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ओनली व्हेन बोथ पार्टी कंसेंटेड टू सच डाइवोर्स। अगर दोनों पार्टी कंसेंटेड है तो वो क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्यों सुप्रीम कोर्ट करेगा, आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर दो। ठीक है,
सेकंड, तो ये गलत हो गया। इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर 142 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कोर्ट कैन, कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, कैन ग्रांट डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इवन व्हेन वन पार्टी डज नॉट कंसेंट टू सच। यस, एक पार्टी कंसेंट नहीं दे रहा है, दूसरा उससे सफर हो रहा है, उस केस में कोर्ट इस पावर को यूज कर सकता है। तो बी आंसर यहाँ पे सही रहेगा। In exercise of its power under 142 clause 1 of the Constitution of India, the court can grant divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage only when all the procedural and substantive requirement of divorce of mutual consent satisfy करेगा। जब म्यूचुअल कंसेंट वो सेटिस्फाई करा तो 13B में उसको डाइवोर्स मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे देगा उसको, फैमिली कोर्ट, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगा। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट कैन नॉट ग्रांट, दो ग्रांट कर सकता है कोर्ट, तो वो अब अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा रहेगा, बी रहेगा, शिल्पा शैलेश। ठीक है। विच चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब ये होता है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ अनमैरिड गर्ल, हिंदू गर्ल, द फादर इज द नेचुरल, ऑब्वियसली फादर नेचुरल गार्ड है हिंदू अनमैरिड गर्ल का। इन केस ऑफ इलेजिटिमेट अनमैरिड हिंदू गर्ल, द मदर इज द नेचुरल गार्ड, ऑब्वियसली इलेजिटिमेट गर्ल मदर ही रहेगी, चाहे सन हो चाहे वो डॉटर हो। इन केस ऑफ मैरिड हिंदू गर्ल, जब अनमैरिड है तो फादर है, मैरिड हो जाती है तो कौन होगा, हस्बैंड होगा। लेकिन इन केस ऑफ डाइवर्स हिंदू गर्ल, द मदर इज द नेचुरल गर्ल। देखो डाइवोर्स होने के बाद पहले हस्बैंड था, पहले फादर था, उसके बाद मैरिज होगी, मैरिज के बाद हस्बैंड होगा, फिर डाइवोर्स हो गया, हस्बैंड तो रहा नहीं, अब फादर ही रहेगा, तो मदर नहीं होगी, कौन होगा, फादर। तो देन डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है, डी। Which of the following statement are correct as per Hindu Marriage Act in divorce case except for ground of 13 clause 1 to 2 and 6 of the court may order judicial separation in deemed just। तो कर सकता है ये 13A हिंदू मैरिज एक्ट से था, यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ए। इन केस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट में ग्रांट डिक्री फॉर डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन में डिक्री क्यों ग्रांट करेगा वो, ऐसा कोई प्रोविजन है। डाइवोर्स में डिक्री ग्रांट, क्योंकि कोर्ट का कभी स्पॉइल नहीं करती है मैरिज इंस्टीट्यूशन को, तो वो जुडिशियल सेपरेशन वहां ग्रांट कर सकता है, ना कि डाइवोर्स। ठीक है। तो थर्ड, द कोर्ट हैज द डिस्क्रिप्शन टू ग्रांट आइदर टू डिक्री ऑफ डाइवोर्स और जुडिशियल नो, तो ऑन द सर्कमस्टेंसेस ईच केस। तो देन इन दैट केस ऐसा नहीं कि वो चूज करेगा, वो अकॉर्डिंग टू यहाँ 13A ही रहेगा आपका सही ऑप्शन। 13A कैपिटल ए से था ये, ओनली वन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। In acquisition of easement by prescription under Limitation Act, the interpretation period provided for the use of light or air, obviously सबको पता होगा 20 ईयर है। ठीक है, तो ये 20 ईयर बोला गया यहाँ पे सेक्शन 25 से। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिलेटिव कॉन्ट्रैक्ट 3 ईयर, सबने ठीक किया होगा। Hindu male M died intestate, leaving behind his mother's father, mother's mother है ये, mother's brother and mother's sister who out of the following succeed him। तो ऑब्वियसली ये डी ऑप्शन सही है, जब आप इसके शेड्यूल से पूछा गया क्वेश्चन था। और ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने 2-3 शायद कवर किए हुए थे आपके टेस्ट सीरीज में। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि सेम था या मतलब ऐसे ऐसे ही था, वो सेम एंट्री से ही था। ठीक है, बट वो टेस्ट पेपर में देख के पता चला कि तो टेस्ट पेपर 55 प्लस टेस्ट पेपर करवाए थे प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, जिसमें 5 फुल मॉक टेस्ट, तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर थे सब्जेक्ट वाइज। और लोकल एक्ट तो मैक्सिमम, चाहे क्रिमिनल ले लो, सिविल 1 ले लो, सिविल 2 ले लो, जितने भी लोकल एक्ट थे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर थे, उसको 95% कवर थे। क्लास 2 एंट्री एंट्री 8 हैज शेड्यूल, मतलब आपका HAS हिंदू सक्सेशन एक्ट में। इन द केस ऑफ द कंटेनिंग ब्रीच, कंटिन्यू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंटिन्यू टॉर्ट, सेक्शन 22 से था, पीरियड ऑफ कंप्यूटिंग फ्रॉम, कब से होगा, मोमेंट द लास्ट एक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, आप इसको देखना सेक्शन 22 लिमिटेशन एक्ट में बी ऑप्शन रहेगा। Where any special or local law prescribed for any suit, special or appeal or application, a period of limitation different from period prescribed by the schedule, the provision of section 3 of Limitation Act 1963 shall apply as if such period were the period prescribed by the schedule, where a special prescribed the period of limitation for filing appeal, but there is no provision therefore under the Limitation Act. The period of limitation provided under the स्पेशल लॉ मस्ट बी ट्रीटेड टू डिफरेंट फ्रॉम द अंडर द लॉ। देखो ये क्वेश्चन पूरा आपका सेक्शन 27 सेविंग क्लॉज जो है आपका उससे आया था, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। दोनों ये दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है,
तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। सेक्शन 27 आपका लिमिटेशन है, सेविंग क्लॉज। For the purpose of the Limitation Act, which of the following shall be treated as separate suit? तो दोनों ऑप्शन सही है। ये लिमिटेशन सेक्शन 3 क्लॉज 1 बी पूरा आपको कहीं नहीं जाना है, डायरेक्ट निकालो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, पूरी आंसर की मैक्सिमम आप यहाँ इवेलुएट कर सकते हैं। देखो आंसर की बनाने का मतलब है कि ताकि आप मेंस की प्रेपरेशन अपना स्टार्ट कर सको। हमारे जो इंस्टीट्यूट की है वहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली 4 मार्च से। 4 मार्च से हमारा शेड्यूल बन चुका है टेस्ट सीरीज का। अगर मेंस आप ज्वाइन करना चाहते हो या फ्री आप गाइडेंस भी ले सकते हो मेंस के लिए, या फिर आप गाइडेंस ले सकते हो, अपने मार्क्स बता सकते हो कितने आपके टोटल क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उससे इवैल्यूएशन होगा कि आपकी कट ऑफ कितना जा सकते हैं। आप चाहे जनरल की बात करो, कैटेगरी की बात करो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप फिर आगे फर्दर स्टेप ले सकते हो। ठीक है, मान लो सपोज कई बार क्या होता है, बॉर्डर लाइन पे रहेंगे, 110 115 के आसपास रहेंगे, तो आप प्रेपरेशन नहीं कर रहे हो और रिजल्ट आना है 15-16 मार्च तक। अब हो सकता है 28 मार्च से आपके एग्जाम हो, तो तब तक वेट कर रहे हो। 10 दिन में क्या पढ़ोगे, फिर स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लो, पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो तभी ये थोड़ा सा टाइम लगा के हमने इसको बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप बिल्कुल एश्योर हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट है। बाकी आंसर की आने दो, HPPS की आंसर की आएंगे, उसमें भी ऑब्जेक्शन होंगे, रिवाइज हो जाएगी, रिवाइज आंसर की भी आएगी। ठीक है, तो आप भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जो क्वेश्चन हमें डाउट लग रहे हैं, हो सकता है वही ऑप्शन सही रखे वो। In section 14 of the tenant against whom the controller has made an order for eviction on the ground of non-payment rent due from him shall not be evicted as the result of his order if the tenant pay the amount due within period of 30 days। ठीक है, ये सेक्शन 14 से था आपका, सी ऑप्शन सही रहेगा, 30 डेज। थर्ड प्रोवाइजो, जब आप देखोगे थर्ड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 14 क्लॉज 2 1 ऑफ द रेंट एक्ट, एरिया ऑफ रेंट का थर्ड आपका थर्ड प्रोवाइजो, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय द कंट्रोलर मे विद इन 15 डेज, ठीक है, डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, सच लॉन्गर पीरियड एज द appellate authority may allow for reason to be recorded in writing prefer an appeal in writing to appellate authority having jurisdiction। ये बिल्कुल सही है, 15 डेज लिखा पूरा सेक्शन से आया, सेक्शन 24 क्लॉज 2 से है ये। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द, यहाँ पे 30 डेज है, दैट्स बाय ये रॉन्ग है, बाकी ने शायद 30 डेज नहीं है, 15 डेज है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड द सेम द टाइम टेकन टू ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपीलेबल अगेंस्ट द शैल बी एक्सक्लूड, तो यहाँ पे शैल बी एक्सक्लूड ये भी सही है। आप जब सेक्शन 24 क्लॉज 2 देखोगे आपका रेंट एक्ट का, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 15 डेज, यहाँ पे इंक्लूड लिखा है, तो इसलिए इंक्लूड नहीं होंगे, वो एक्सक्लूड होंगे, तो गलत है। तो कौन कौन से सही होंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेट नंबर 3। तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 4 फॉल्स। तो इसका सी आंसर आपको सही आंसर रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है सी आंसर, कोई डाउट नहीं है। 24 क्लॉज 2 में आप चेक कर सकते हो। For the purpose of HP Urban Rent Control, an appellate authority of controller appointed under this act shall have the same power of summoning and enforcing the attendance of the witness and compelling the production of evidence is vested in, इसके बाद court of civil procedure। सेक्शन 25 ऑफ द HP रेंट कंट्रोल एक्ट से, सेक्शन 25 से पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, मैक्सिमम का ठीक हो जाएगा जिसने रेंट एक्ट किया होगा, और टेस्ट में सारे कवर थे, रेंट लोकल एक्ट के मैक्सिमम कवर थे। इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन ऑफ द 2E, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बिल्डिंग प्राइमरली यूज फॉर द बिजनेस और ट्रेड और नॉट फॉर एनी रेजिडेंशियल पर्पज, लेकिन कुछ ने बी भी लगाया हुआ है, तो बट मुझे लगता है ए यहाँ पे सर रहेगा। लेट्स सी की आंसर की क्या आती है, उसके बाद हम चेक करेंगे। विद द कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस टू रिजाइड आल्सो बिल्डिंग, तो अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो नॉट एनी रेजिडेंशियल पर्पज, बट अगर हम इसको देखें तो कि रेजिडेंस भी तो हो सकता है उसमें, तो बिल्डिंग पार्टली रेजिडेंस भी हो सकता है, पार्टली उसके लिए भी हो सकता है, तो यहाँ पे बी भी है। तो ये भी थोड़ा डाउट में रख लो, बी भी हो सकता है, अगर बी भी लगाए तो हो सकता है बी भी हो जाए इसका, तो एक बार चेक कर लेना आप इसको, क्रॉस चेक। पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ए भी सही रहेगा और बी, तो यहाँ पे दोनों तो होने, तो बी ज्यादा बेस्ट यहाँ पे लग रहा है, तो बी पे आप अभी फोकस रखो। ठीक है, देन एज पर सेक्शन 17 डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसमें बी होगा, इफ द लैंडलॉर्ड ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर। सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें वर्डिंग लिखी हुई है,
द टेनेंट डज नॉट वेकेट आफ्टर द एग्रीड पीरियड, जो एग्रीमेंट था उसके पीरियड के बाद तो परमिशन लेके उसको वेकेट कर सकते हैं। सेक्शन 7 से डायरेक्ट क्वेश्चन, which of the following statement are corrected regarding the ground for eviction under 14 rent control? The tenant can be evicted if they fail to pay rent 15 days the received a demand notice and landlord has valid ground for eviction. Tenant can be evicted automatically if they have occupied the property more than 10 years without a written agreement. ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। Tenant can be evicted solely for causing minor damages to property regardless of that intent, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपको, करेक्ट रिगार्डिंग द ग्राउंड फॉर इविक्शन अंडर द 14। तो करेक्ट ग्राउंड कौन सा आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ओनली वन यहाँ पे करेक्ट ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड तो है नहीं वहाँ पे आपका, जब देखोगे एरियर ऑफ रेंट से था ये। मैचिंग, ये मैचिंग वाला था, बिल्कुल आराम से आप इसको टेनेंट इविक्शन ऑफ टेनेंट 14 से था, ठीक है। एंड देन फाइन चार्ज फॉर ग्रांट ऑफ कॉन्टिन्यूस टेनेंसी 8 ऊपर भी था, आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है। तो लीज ऑफ वैकेट से 19, और ये इसका आंसर कौन सा रहेगा, सी आंसर रहेगा। तो ये था आपका सिविल लॉ 2। सिविल लॉ 2 और 1 दोनों हमने डिस्कस कर लिए। इतना ज्यादा टफ पेपर नहीं था, यस एक कंफ्यूजिंग पेपर था। अपेरेंटली आपको लगता है कि सिविल लॉ 1 इजी है, बट इजी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट से कुछ क्वेश्चन वहाँ पे इजी थे, कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मॉडरेट थे, कुछ एक क्वेश्चन वहाँ पे माइंड यूज करने वाले थे, कंफ्यूजिंग वाले थे। तो चूज नहीं कर पा रहा स्टूडेंट कि मतलब ये लगाऊं ये लगाऊं, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ पे मेरिट उस हिसाब से जाएगी। और सिविल लॉ 2 बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपके बिल्कुल जैसे मैचिंग वाले थे, केस लॉ वाला था, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, सेक्शन वाले थे, ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन वाले इजी थे। लेकिन कुछ मतलब 5 और 6 क्वेश्चन ऐसे थे, 6-7 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड थे, जहाँ पे सोचना पड़ रहा था। वहाँ पे काफी जैसे शिल्पा शिलेश के अंदर ही बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का शायद गलत भी है वो। और आपका फ्रस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लगता होगा कि ये सही आंसर है, दूसरा सही आंसर है, बट उसका अपोजिट ही था जो एक्चुअल में था, ठीक है। तो हो सकता है आपके भी इस तरह से कुछ गलत हुए होंगे, ठीक है, कुछ सही हुए होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि सबके करेक्ट हुए होंगे। तो बट अकॉर्डिंग टू दैट आप इवेलुएट करो, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपकी मेंस की प्रेपरेशन रहेगी। नेक्स्ट हम लास्ट फाइनली ऑफ क्रिमिनल लॉ। सबसे ज्यादा मैंने जो क्रिमिनल लॉ देखेगा, क्योंकि क्रिमिनल लॉ अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बट जस्ट पता था कि माइनर एक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि आपका 25 to 30 28 के आसपास क्वेश्चन, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था 25 to 28 आपका माइनर से आएगा, और बाकी 20 से लेकर 25 तक आपका आईपीसी और सीआरपीसी से आएगा। जैसे एन एक्ट से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो अब एचपी एक्साइज एक्ट से एक ही क्वेश्चन था। तो इन 19 क्वेश्चन आपका आईपीसी और सीआरपीसी से थे, 19 क्वेश्चन विद केस लॉ, और केस लॉ ज्यादा थे। और ये केस लॉ बहुत मैंने देखा कि जो हमने व्हाट्सएप पे मैंने शेयर किया था, या जो हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप पे 101 की मैंने लिस्ट दी थी, 101 केस की लिस्ट दी थी। वो सारे उसमें से 5 केस, वो लेटेस्ट केस थे 2016 से लेकर 2025 तक, उनमें से 5 केसेस यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। बाकी जो केसेस थे वो आपके टेस्ट सीरीज से थे, क्योंकि वो सारे ओल्ड केसेस है, तो वो सारे टेस्ट सीरीज से कवर थे। तो मैक्सिमम केसेस मैंने करवाए हुए थे, 1-2 केस को छोड़ के बाकी सारे केसेस करवाए थे। और केसेस मुझे लगता है सभी जो टेस्ट कर रहे थे या जो इंस्टीट्यूट से फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चे, उन सबके करेक्ट है वो, ठीक है। बट कंफ्यूजन कहाँ पे है, पनिशमेंट में, और जो आपका जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है लास्ट में स्टीरियोटाइप वगैरह में बच्चों को कंफ्यूजन है, बट वो भी मुझे लगता है सबके करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे कवर थे। उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो अपर्णा भट्ट वाले वो कवर थे, 3C वाला कवर था आपकी टेस्ट में, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, बट उन क्वेश्चन में भी बिल्कुल इजी गैस लगाया जा सकता था। तो लेट्स स्टार्ट विद आपका क्रिमिनल लॉ। स्टेटमेंट नंबर 1, प्रोसीजरल लॉ आर मेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट एंड लाइबिलिटी प्रोवाइडेड अंडर सब्सटैंटिव लॉ, ये भी सही है। neither entire law of the remedies belong to procedural nor are right merely confined to substantive law, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर बी रहेगा। ये दो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ऐसे दोनों ही आपस में सही है, इंडिविजुअली करेक्ट है। एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन में बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय, ठीक है। कहाँ पे हो सकता है, 181 से क्वेश्चन था,
तो ओनली इन द केस ऑफ द जो सेक्शन, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी सी, तीनों जगह हो सकते हैं किडनैप, अच्छा ओके। पर्सन वाज किडनैप्ड और अबडक्टेड, पर्सन वाज कन्वेड और कंसील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ये सेक्शन 181 सीआरपीसी से था, क्लॉज 2 से। एक बार चेक भी कर सकते हो आप इसको। प्रोसिक्यूशन विटनेस वाज प्रोसिक्यूटेड परजरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये आपका बी वाला केस था, जो जेसिका लाल मर्डर केस, ठीक है, उससे केस था ये टेस्ट पेपर में कवर था। और जो एमसीक्यूज टेस्ट पेपर बने उसमें भी ये एड ऑन अभी भी है, आप बैक पे भी देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आपका पनिशमेंट से रिगार्डिंग था सेक्शन, ये बिल्कुल था फर्स्ट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के। तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा, सी ऑप्शन सही था। ये सबका मैक्सिमम ठीक होगा। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था। इन विच ऑफ द इट वाज हेल्ड दैट इट इज मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट टू स्पेसिफाई whether sentence awarded to an accused convicted for two or more offense would run concurrently और consecutively। और सेक्शन 30 और 14 से यहाँ पे, ये तो शरद हीरू कोलंबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो ए यहाँ पे सही आंसर आ रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्ज, चार्ज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट 2B में जो बोला गया, चार्ज कंटेन एनी इंक्लूड एनी हेड और चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड, ये भी सही है। चार्जेस टेल द अक्यूज्ड, उसको प्रिसाइजली हमने बोलना है, ठीक है, उसको बताना होता है अच्छा, ताकि वो डिफेंस रेडी करे। इट इज फॉर्मुलेटेड इन्वेस्ट, नो, कोर्ट फॉर्मुलेट करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इनकरेक्ट, इट मस्ट बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, यस। तो ए बी एंड डी यहाँ पे सही है। ए बी और डी देखते हैं कहाँ पे, ए बी और डी, तो डी यहाँ पे करेक्ट है। 211 आपका चार्ज वाला सेक्शन भी आप देख सकते हैं इसके लिए। In which case it was held that conduct of test identification plate is not violative of Article 20 Clause 3 of the Constitution India। तो मुकेश सिंह वर्सेस, देखो मैंने केस लॉ के लिए मैंने ट्रिक आपको बताई होती है, तो वो ट्रिक आपकी काम कर जाती है। तो मैक्सिमम बच्चों के वो ट्रिक काम होगी, अगर आपको पता भी नहीं है तो ट्रिक कैसे यूज करनी है तो आपको क्लास में बताया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, ए ठीक हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अरेस्ट प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, आपका स्टेटमेंट द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज प्रिवेंट क्राइम, ठीक है। ठीक है, उसका पर्पस प्रिवेंट क्राइम करना क्या है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इवन प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट, ऑब्वियसली 43 सेक्शन में बोला कि प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रही है कि हम प्रोवाइड प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को पावर दे, प्राइवेट पर्सन को भी। लेकिन अभी जो आंसर इसका बी ही रहेगा, क्योंकि इसका बोथ रहेगा, कि वो ट्रू है दोनों, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी, ठीक है। तो क्योंकि वो प्रिवेंट वाला कहीं सीआरपी से नहीं लिया गया, दूसरा 46 से लिया, 43 में ऐसा कुछ नहीं बोला गया। दैट्स वाई यहाँ पे बी ऑप्शन अप्रोप्रिएट रहेगा। When a court desire that summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction shall ordinarily send summon or duplicate to। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका, ओहो, ये क्वेश्चन आपका इसमें बी नहीं आएगा, मैजिस्ट्रेट और कॉम्पिटेंट जस्टिस, इसमें ए आएगा, तो ये ए का लेना आपने, ए रहेगा अकॉर्डिंग टू बेरेक्ट, ए रहेगा। बट अगर आप लैंग्वेज देखोगे इसका, सेक्शन 67 का, टू द मैजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन पर्सन समन रेजाइड, ठीक है, और इज टू बी देयर सर्व, और इज टू बी देयर, या वहां सर्व किया जाएगा। अब ये नहीं बोला किसके थ्रू सर्व किया जाएगा, तो हो सकता है एसएचओ पुलिस स्टेशन के थ्रू सर्व किया जाएगा। तो यहाँ पे भी हो सकता है सी हो, इधर ए और बी दोनों के थ्रू करवाया जाए। लेकिन अगर हम डायरेक्ट की लैंग्वेज देखो, मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन करा है, 67 में लिखा हुआ है समन रेजाइड, ठीक है, मैजिस्ट्रेट विद हुज ज्यूरिसडिक्शन, तो मैजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग तो ए बन रहा है, तो ए ही रहेगा। लेकिन फिर भी आप रखो कि आंसर की क्या आती है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी, इज टू बी देयर सर, और इज, या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या फिर कोई और सोर्स क्या हो सकता है, एसएचओ पुलिस स्टेशन के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रख सकते हैं आप, बट अभी फिलहाल ए ही सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द एचपी एक्साइज एक्ट प्रोवाइडेड फॉर प्रोहिबिशन ऑफ पोजीशन ऑफ लिकर, ये सी ही रहेगा, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना, ये डायरेक्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द चेयरमैन पर्सन नेशनल, सबको पता है प्राइम मिनिस्टर ही है, ये 5A वाइल्ड लाइफ से था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, लोकल एक्ट से डुएबल थे, कर सकते थे, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर प्रोहिबिशन और हंटिंग, आपका बी सेक्शन 9 है, आप चेक कर लेना डायरेक्ट में। विच ऑफ द सेक्शन
Section of the Indian Forest Act provide power to impose duty in timber and other forest produce. Section 39 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेरक से, इंडेक्स भी पढ़ा होता तब भी क्लियर हो जाता, बट फिर भी क्रिमिनल लॉ में बहुत गड़बड़ी की है बच्चों ने। ठीक है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा, सबका ठीक होगा, मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, कईयों ने बच्चन सिंह लगाया तो वो गलत है, तो कोई यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप, मिट्टू सिंह 1983। ठीक है, ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक, ये सेक्शन 71 एक्सप्लेनेशन से था। 50 stroke here, 50 stroke with the stick. Here A may have committed the offense of voluntarily causing her to Z by the whole beating and also by each of the blow which make up the whole beating. As per IPC, which of the following should be punished? Obviously C, A is liable to the one punishment. ऐसा नहीं कि अलग अलग पनिशमेंट देंगे अलग स्लैब के लिए, एक ही पनिशमेंट मिलेगी एक एक्ट के लिए। एक्ट ऑफ सीरीज भी हो सकता है, सिंगल एक्ट भी हो सकता है, सेक्शन 32 33 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, 71 से था। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू द एक्सटेंट इट क्रिमिनलाइज कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल एक्ट इन प्राइवेट। बी, नब थे, सबको पता था, सबका करेक्ट हो जाएगा, फिर भी किसी ने गलत करके आए होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ये सारे केस लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, सारे केस लॉ आपके जो मैंने 101 केस लॉ की लिस्ट भेजी थी, ठीक है, उसमें कवर है। आप ऐप पे जाके देखना, क्रिमिनल लॉ में मैक्सिमम केस कवर है आपके, चाहे वो जैसिका लाल केस है, चाहे कोई और केस है, सारे कवर है मैक्सिमम। एक भी केस ऐसा नहीं होगा जो कवर नहीं है। ठीक है, एक आधा केस है जो कवर नहीं, बाकी मैक्सिमम कवर है, वो भी डिटेल नोट्स में वो भी कवर है, आपके क्लास नोट्स में कवर है, बट टेस्ट सीरीज में ही सारे मैक्सिमम कवर है। और मैंने अभी लेटेस्ट ही आपको 101 की लिस्ट भेजी थी, उसमें से 5 केस लॉ इसी से आ गए थे। ठीक है, तो अब एंड मोमेंट पे आप रीड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपके उस पर रहता है। 105 IPC, the right to private defense of property in cases of theft commences when the reasonable apprehension of danger to the property commences, and तो D है, all है, all of these continue till the offender retreat with the property, retreat हो, obtain public authority हो, आपका property continue till the जब तक प्रॉपर्टी, तीनों तक, जब तक ये तीनों में से कोई एक हो फिर आपका प्राइवेट डिफेंस एंड हो जाता है। A instigate B to Z one seat, B set fire the house and at the same time commit theft। देखो थेफ्ट यहाँ पे कंसिक्वेंस नहीं था, जिसके लिए इंस्टिगेट किया उसका कंसिक्वेंसेस नहीं था, दैट इज सेक्शन 111 IPC से क्वेश्चन था। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ ए, तो एक ही लाइबिलिटी ओनली किसके लिए रहेगी? ए इज गिल्टी ऑफ वेटिंग द वार्निंग ऑफ थेफ्ट। उसने अगर कंसिक्वेंस ऑफ द बर्निंग हाउस के लिए कंसिक्वेंस, तब तो वो लाइबल होता दोनों के लिए, बट यहाँ पे थेफ्ट एक डिफरेंट ऑफेंस था, इंडिविजुअल एक्ट था, तो देन यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा, 111 IPC से था क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग, अब इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है आपका 1973, 1979, 1980, 1989, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी चेक कर लेना आपने इसका। ठीक है, एंड देन इन विच ऑफ द हेल्ड द ड्यूरेशन ऑफ द एंटिसिपेटरी बेल, बिल्कुल सबको ये क्वेश्चन पता था। ठीक है, सुशीला अग्रवाल कवर किया है आपके क्लास नोट्स में। A police officer has a warrant of B, he asks C as to the identity of B, C knowingly tells A that D is B and consequently A arrest B D। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन 107 जो एक्सप्लेनेशन 1 था उससे इलस्ट्रेशन से आया हुआ था, तो वहां पे क्लियर लिखा है तीन तरह से आपका आपका अबैटमेंट होता है, इंस्टिगेशन, एडिंग और आपका कॉन्स्पिरेसी। तो दो तो पहली बार हो गए, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिसचीफ, तो एक था यहाँ पे इंस्टिगेशन, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन से था आपका 107 1 IPC के। देन इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट एक्सेप्शन टू ऑफ द, बिल्कुल क्लियर केस, क्लियर कट केस है, 370 को कहाँ स्टक डाउन किया गया था, तो वो था आपका इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था, यहाँ पे सबने किया होगा मैक्सिमम ने, ये केस तो सारे कवर है आपके। In which case it was held that bail once granted should not be cancelled in a mechanical and routine manner and supervening circumstances should be considered before cancellation of bail। देखो ये बहुत सारे केसों में हेल्ड हुआ है। आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2018, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज मैचिंग था। अब यहाँ पे मैचिंग था, देखो पोक्सो से ना किस तरह से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्क्रैप हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने जो सेक्शन 14
क्लॉज 4, 14 क्लॉज 5 अब अमेंड हो चुके हैं, सेक्शन 14 अमेंडेड हो गया है 2019 में, तो आप इसका ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन पुराने एक्ट से आया हुआ था, फिर भी इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन ये पुराने से है। मैंने लिखा है एज पर ओल्ड सेक्शन ऑफ सेक्शन 14 क्लॉज 4 पोक्सो, तो इसका ऑब्जेक्शन आप भेज सकते हो। ठीक है, आपका फुट नोट में मिल जाएगा जहाँ पे आपका पोक्सो एक्ट है सेक्शन 14, अब उसको चेंज हो गया, अमेंडमेंट हो गया उसमें। विच सेक्शन ऑफ पोक्सो प्रोवाइड अबेटमेंट ऑफेंस और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफेंस कहाँ पे बनवा है, ऑफेंस इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर एक्ट। ठीक है, अब सेक्शन 16 है इसका, वैसे तो अबेटमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। इन विच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इशू गाइडलाइन विद रिस्पेक्ट टू ट्रायल और डिस्पोजल ऑफ केस पोक्सो, पोक्सो के रिगार्डिंग अलक आलोक श्रीवास्तव यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट केस था, इसमें करवाई गई। ठीक है, देन द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ ये दीपक मिश्रा, ये अलग आलोक वाले केस में, ये इनके कोरम था इसमें। विच ऑफ पोक्सो प्रोवाइड द प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफेंस चाइल्ड डिटर्मिनेशन एज ऑफ द स्पेशल कोर्ट, बी 34। ठीक है, देन 28, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट मेयर व्यूइंग पोजेशन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, बिल्कुल लेटेस्ट केस है, इसके मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले थे मॉक टेस्ट में, क्लास टेस्ट में, सब्जेक्ट टेस्ट में। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका हेल्ड भी आपको 101 केस में दिया, बार बार बोल रहा हूँ कि आपको केस लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केस लो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, जो भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि रिसर्च करके आपको दिया जाता है। ठीक है, इसलिए केयरफुली उसको रीड करना होता है। इन हाउ मेनी डेज द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड आफ्टर स्पेशल कोर्ट, तो क्लियर है कि वी है 30 डेज है आपका, सेक्शन 35 क्लॉज 1 से पोक्सो से। अब देखो, सबका कहना है कि माइनर एक्ट से था सर, माइनर एक्ट से था, माइनर एक्ट से इतने भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल इंडेक्स से क्वेश्चन थे, डेफिनेशन से क्वेश्चन थे, डुएबल थे, कर सकते थे, बट कंफ्यूजन था कि अब अगर पढ़ा नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है, देन डिफाइन है फोस्टर केयर, कहाँ पे डिफाइन है, A2A डेफिनेशन क्लॉज से था जेजे एक्ट से, क्लियर। विच ऑफ द जुवेनाइल जेजे एक्ट डिफाइन प्लेस ऑफ सेफ्टी, प्लेस ऑफ सेफ्टी टू क्लॉज 46 डेफिनेशन क्लॉज, ये जो डेफिनेशन भी थी ऐसे भी नहीं थी कि मिसलिनियस, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही पूछी थी आपसे। हाउ मेनी मेंबर ऑफ द अपॉइंटेड द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी प्रोवाइडेड सेक्शन 27 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 4 मेंबर। ठीक है, ये ए ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। विच सेक्शन ऑफ द जेजे एक्ट प्रोवाइड एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्ट, देखो 56 में अडॉप्शन है, 57 में एलिजिबिलिटी बोली गई है, और मैंने लास्ट मतलब वॉइस मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे कि आप इस सेक्शन को देखो, 56 को देखो, 57 को देखो, 101 102 वगैरह देखो, और लास्ट के जो 46 वगैरह देखो। ठीक है, तो ऐसे से कुछ आपको गाइड किया था, तो जिन्होंने किया होगा उसका ठीक हो गया। Then, who is authorized to review or pendency of the cases of juvenile justice board quarterly basis under section 16 of JJ Act, तो ये आपका डी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, तो ये क्लियर सेक्शन से था, सेक्शन में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देन विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन वुमेन, डीवी एक्ट से क्वेश्चन था, ड्यूटी ऑफ फंक्शन, डायरेक्ट टाइटल पता होना चाहिए, टाइटल क्या था, तो ये बी था, सेक्शन 9 से था ये। ठीक है, उसके टाइटल से ही क्वेश्चन था। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट retention of the written by husband of his or his family abound to continuing offense within the ambit of protection of women from domestic violence act, ये आपका कृष्णा भट्टाचार्य सारथी चौधरी, बस ये वाला केस था 2016 वाला, क्लियर है, ये शायद आपको मेरे में नोट में करवाया होगा। ठीक है, सेक्शन 14 आपका प्रोटेक्शन वुमेन डोमेस्टिक वुमेन किससे रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, डायरेक्ट सेक्शन पूछा गया था, कोई अंदर से बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल नहीं था। विच ऑफ द जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, देखो 3 क्वेश्चन डीवी एक्ट से हो गए, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर ऑफ मैजिस्ट्रेट, सी आपका सेक्शन 5, तो ये सेक्शन 5 डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ऑफेंस ऑफ अंडर प्री कंसेप्शुअल ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, मैंने जितनी बार भी पीएनडीटी का टेस्ट पेपर था, क्लास टेस्ट पेपर, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, मॉक टेस्ट, तीनों बार ये क्वेश्चन डाला था और आ गया सी, सेक्शन 27 देखोगे, कॉग्निजेबल भी है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल भी है, और नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी से था जिसमें एडवर्टीजमेंट को बैन किया गया था, टेक्निक दैट वुड बी और ब्लॉकिंग द एडवर्टीजमेंट, वो आपका साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप इसके 2008 में।
ठीक है, रिट पिटिशन फाइल किया था, देन इतना। देन नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बार बार सेक्शन 22 बार बार डाला था, ठीक है आपका, क्योंकि क्वेश्चन ये बनते थे पीएनडीटी से जो पनिशमेंट वाले थे। बट आपने ध्यान दिया होगा, किसने मुझे बोला भी था सर 3-4 बार डाला आपने तो याद रह गया। तो डी, पीएनडीटी से डी ऑप्शन था इसका, मतलब इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, विच फाइन में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। ठीक है। The leave granted during pendency of inquiry to the aggrieved woman under Section 12 Clause 1 of the Sexual Harassment Women Workplace 2013 shall be to be leaved she would be otherwise entitled। सी इन एडिशन, ये सेक्शन आप जब देखोगे सेक्शन उसमें इन एडिशन लिखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। The accounts of the agency referred to Section 8 of Sexual Harassment of Women in Workplace shall be maintained and audited in such manner as may be in consultation with the B। यहाँ पे एडवोकेट जनरल नहीं है, अकाउंटेंट जनरल, क्योंकि अकाउंट क्लियर, अगर देखो गैस भी लगाना है अकाउंट की बात करें तो अकाउंटेंट जनरल होगा। ठीक है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेक्शन 8 का क्वेश्चन है। द नेक्स्ट इज आपका एग्रीव्ड वुमेन has to be make a complaint in writing to the internal complaint committee or local committee within from the date of the incident, and in case of a series of incidents from the date of the last incident subject to the extension of time limited by the committee a 3 months। ठीक है, इसमें ए है सेक्शन 9 आपका पोश एक्ट का देना, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच रूल सेंट्रल, बिल्कुल आपके मॉक टेस्ट और पोश एक्ट के साथ मैंने डाला होगा ये सी, बहुत बार क्लास में भी करवाया होगा। तो ये तो सबका ठीक है। विच स्टीरियोटाइप मस्ट बी अवॉइडेड बाय द जजेस अपर जजमेंट, बिल्कुल उसमें सारे मैंने आपको ये लिखवाए हैं क्लास में। ठीक है, सी और टेस्ट पेपर में। तो देन सी मतलब दोनों, एवरी वुमेन वांट टू बी मदर, जरूरी तो नहीं है, गुड वुमेन आर सेक्सुअली चेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है, तो सी है। ठीक है, इस तरह से। देन नेक्स्ट इज जज शुड एम्प्लॉय अ विक्टिम सेंटर approach during the hearing, particularly in case relating to sexual offense and other gender status। देखो गाइडलाइन से था बैंकॉक, मैं बार बार गाइडलाइन पढ़ो, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, आपके बुलेट नोट में डाली गई है। ठीक है, तो ये सी दोनों, अब आप गैस पे लगाते हैं ना सी यहाँ पे आ जाता, काफी बच्चों ने गैस पे इसको किया तो सी ठीक हो गया, दोनों यहाँ पे करेक्ट है। वेव ऑल द कोर्ट फीस, और वेव कर सकते हैं एसोसिएट कॉस्ट फॉर फाइनेंशियली डिपेंडेंट पीपल हु सीक जस्टिस थ्रू कोर्ट। ठीक है, तो काउंटरिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टीरियोटाइप बाय द लॉयर ऑन बोथ, ताकि उनका हरासमेंट ना हो सकता, दोनों यहाँ पे ऑप्शन ठीक है, लॉजिकली भी आप इसको करेक्ट कर सकते थे। व्हेन डिसाइडिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस वेदर द केस मेरिट जुडिशियल रिव्यू, जजेस शुड, ये 47 है ये वाला क्वेश्चन, applied domestic law in the compliance with the international law and standard, yes, explain why the particular standard of differentiate। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया पहले, ये आपका बैंकॉक जनरल गाइडलाइन से था, अप्लाइंग जो साउथ एशियन बैंकॉक गाइडलाइन से था, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, डी करेक्ट कर लिया है, बिल्कुल एक्यूरेट है। which value for judges are provided under Bangalore principal judicial conduct। तो यहाँ पे भी डी है, ये सारे ऑप्शन सही है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन। बैंगलोर प्रिंसिपल जुडिशियल कंडक्ट देखो, ये इंडिपेंडेंस, इम्पार्शलिटी, इंटेग्रिटी, प्रॉपर्टी, ये सारे आपको प्रोवाइड किया गया। बिल्कुल आप गेस भी करते हैं यहाँ पे ना ऑल अप या इस तरह से, तब भी करेक्ट हो जाते हैं। Consider the following statement and identify the correct statement is relating to the judicial conduct। यहाँ पे भी सी बोथ आर करेक्ट है, ये आपका बैंगलोर प्रिंसिपल जुडिशियल कंडक्ट से था। A judge shall not practice law in the holding of judicial office। A judge may form a joint association of judges। ठीक है, दोनों करेक्ट है यहाँ पे। तो ये आपका क्रिमिनल लॉ था। ठीक है, मैं मानता हूँ क्रिमिनल लॉ में 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके बेंगलोर गाइडलाइन और ऐसे 6 क्वेश्चन यहीं से आए हुए थे। ठीक है, बाकी माइनर से आए थे। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक होने के बड़े चांसेस है, आपको लग रहा होगा इजी है ये, क्योंकि सेक्शन नंबर याद नहीं है, बहुत सारे एक्ट थे सेक्शन नंबर याद नहीं है, उसमें से मिस्टेक, तो इसमें मे भी थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। यहाँ पे सारा का सारा खेल आपका क्रिमिनल लॉ पे है, क्योंकि लगता है कि इजी है, सेक्शन बेस्ड है, सेक्शन भूल जाते हैं। ठीक है, अब अपने आप को इवेलुएट करो, आपके कितने सही बन रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। बट लेट्स सी, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने जो डाउट बोला है उसके लिए आप वेट करो एचपीपीएससी की, और आपको लगता है कि सच में वो डाउट है तो आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं।
ऑब्जेक्शन फाइल करने में कुछ नहीं जाता, हो सकता है आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो, आप ऑब्जेक्शन फाइल करो विद, बट प्रूफ देना पड़ेगा ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। तो उसके लिए टाइम देंगे वो ऑब्जेक्शन फाइल के लिए, ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका एडवर्टीजमेंट में, 5 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन फाइल करना है, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर बात करना चाह रहे हैं तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, 18581, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। और अगर कोई मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो 4 मार्च से हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। और अभी हमने 25 डेज का प्लान बनाया है, जो हम एक लेके चले हैं कि 28 से पेपर एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है। ठीक है, मे बी वो अप्रैल में जा सकता है, हो सकता है पहले भी हो सकता है, बट मेरा जो मुझे जो पॉसिबिलिटी लिखी है 28 तक नहीं होगा, 28 के बाद होगा। और 1-2 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी, आप उसे चेक कर लेना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका आंसर की। आंसर की वैसे तो काफ़ी केयरफुली हमने करेक्ट की है बेरक्ट को, बेरक्ट से की लैंग्वेज भी आपके सामने डाली है। हाँ, मैंने पहले भी बोला था, अगर आप इसकी पीडीएफ वगैरह चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और या फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट की, आप हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट आप गूगल पे ऐप स्टोर से कर सकते हो डाउनलोड, तो वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू।